पुलिस की वर्दी में दो तीन लोग जो है घूम रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं। उनके हाथों में जो है अत्याधुनिक हथियार होते हैं। इसी बीच में एक पति और पत्नी जो है वहां पर बैठे होते हैं और जो है वो अपना एक मैगी का ऑर्डर देते हैं। मैगी का ऑर्डर दिया हुआ था तो जो बेरा होता है वो मैगी का एक पीस लेकर के, यानी एक ऑर्डर लेकर के जो है उसके जो है जिसने ऑर्डर किया था उस आदमी को दे देता है और जो आदमी का ऑर्डर मिल जाता है वो आदमी मैगी को खाने लगता है। उसकी जो पत्नी है वो जो है दूसरे ऑर्डर का आने का इंतजार करती लगती है। इसी बीच जो पुलिस वाला आदमी होता है जिसके हाथों में हथियार होता है वो आदमी उसके पास आता है और आने के बाद पूछता है, क्या तुम मुसलमान हो? तो वो जो कहता है अपने मन में सोचता है, इसकी बात सुनकर के जो है वो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये अजीब कैसा पुलिस वाला है जो हमको हिंदू और मुसलमान में बांट रहा है, पूछ रहा है। दोस्तों, जो हिंदू मुसलमान की बात पूछ रहा होता है वो उसने इसलिए पूछा था क्योंकि आधुनिक लड़के जो हैं अब वो अपनी दाढ़ी को इतना बड़ा रखते हैं जिससे ये पहचान होना असंभव हो जाता है कि ये हिंदू है या मुसलमान है। इसलिए उसने आकर के ये पूछा था, क्या तुम हिंदू हो? लेकिन जब वो कहता है आ जाओ तुम अपना काम करो, इन बातों में क्या रखा है, मुझे हिंदू मुसलमान से क्या लेना देना, क्या मतलब, तो वो थोड़ा सा इग्नोर कर देता है और वो पुलिस वाला जो है थोड़ी देर इंतजार करता है। थोड़ी देर के बाद फिर वो आता है और आने के बाद कहता है कि कुछ तुम्हें आता है? तो कुछ मुसलमान की जो है आयातें जो होती हैं वो आपको आती हैं? तो वो कहता है, यार तुम कैसी बात करते हो, आयातों से और इन बातों से हमें क्या लेना देना, हम यहाँ जो आए अपना घूमने के लिए और टहलने के लिए आए हुए हैं, उस दिन रुकेंगे, उस दिन वादियां देखेंगे और अपने वतन को चले जाएंगे। तीसरी बार जब वो फिर आता है तो पूछता है, यार कुछ न सही तो अपना नाम ही बता दो। तो वो भी जो आदमी शख्स जो मैगी खा रहा है ना वो झल्ला जाता है और झल्लाने के बाद वो कहता है, मेरा नाम शिवम दुबे है, क्या क्या करना है बताओ, क्या करोगे नाम में? तो जैसे ही वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम शिवम दुबे है तो वो जो पुलिस वाला जो वर्दी वाला होता है वो उसको गोली मार देता है। गोली जब मारता है तो जो उसकी पत्नी है हिमा, जो उसकी पत्नी है वो पत्नी जो है गिड़गिड़ाती है और कहती है, अरे भाई ये तुमने क्या कर दिया है, तुमने जो गजब कर दिया, अब ऐसा करो मुझे भी गोली मार दो। तो वो जो है जो वर्दीधारी है वो कहता है, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाकर के मोदी को बता देना कि हमने इसको मारा है। तो इस तरह से जो है जो कानपुर के जो पति पत्नी थे जो गए थे वहाँ घूमने के लिए और पिकनिक बनाने के लिए, टहलने के लिए जो है, इस तरह से जो उनका एक दर्दनाक जो है उनका अंत हो जाता है। अब दूसरी वहाँ पर जो है जो कहानी जो है जो हम आज जो कहानी सुना रहे हैं वो जम्मू कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर की कहानी है और जम्मू कश्मीर में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम होता है, जिले का नाम होता है अनंतनाग। अनंतनाग होता है जिला। अनंतनाग में जो है एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम होता है पहलगांव। ये कहानी जो है वो पहलगांव की है। पहलगांव की कहानी। और उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है, उस जिले का नाम होता है कानपुर। कानपुर में एक थाना पड़ता है, उस थाने का नाम होता है महाराजगंज। महाराजगंज में एक जगह पड़ती है, एक गांव पड़ता है उस थाना के अंतर्गत। उस गांव का नाम जो होता है उसका गांव का नाम होता है हाथीपुर। हाथीपुर का रहने वाला शुभम द्विवेदी जो है उसकी हाल ही में शादी होती है और उसकी शादी जो है 12 फरवरी
25 को शादी होती है। जो परिवार के, अब ये कहता शादी होने के बाद वो ये अपने परिवार में कहता है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं और कहीं टहलने चलते हैं, कहीं चल के कुछ मस्ती करते हैं। तो जब ये बात अपने परिवार वालों को, घर वालों को बताता है, तो शुभम द्विवेदी और शुभम द्विवेदी के साथ उसकी पत्नी और पत्नी के अलावा उसके परिवार के जो है एक मिला करके अपना नाम बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, और कुल मिला करके ये 9 लोग हो जाते हैं। 9 लोग अपना जो बैठ करके जो है और वहां पर जो है पहुंच जाते हैं जम्मू और कश्मीर। कश्मीर में ये जा करके वहां पर एक अपना होटल बुक कराते हैं, कमरा लेते हैं और वहां पर ठहरने लगते हैं। अब ये सुबह कहीं ना कहीं अपना टहलने जाते हैं, पूरे दिन घूमते हैं, शाम को थक हार जाते हैं, थक हार करके जो है वो अपना होटल में आकर के ठहर जाया करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने जो है सोनमर्ग देखा। सोनमर्ग जगह है, बहुत ही रमणीक जगह है, सोनमर्ग देखा। उसके बाद इन्होंने गुलमर्ग देखा और गुलमर्ग देखने के बाद अब ये प्लान बनाते हैं कि क्यों ना अब जो है धरती की जन्नत, धरती का स्वर्ग जो पहलगांव है, चलो वहां पर चलते हैं। ये परिवार के 9 लोग वहां से अपना ऑटो करके यानी गाड़ी किराया करके और वहां से जो है पहलगांव के लिए निकल आते हैं। और पहलगांव जब ये आते हैं तो वहां एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम होता है बेसन घाटी। बेसन घाटी तक ही ऑटो वगैरह, वाहन वगैरह यानी 4 पहिया वाहन जो है वो वहीं तक आ सकते हैं। उसके बाद पहलगांव जाने के लिए आपको जो है हर आदमी को है 8-10 किलोमीटर की जो रास्ता सकरी भी है, पथरीली है और पहाड़ी भी है। उस पर जो है घोड़े और खच्चर ही चलते हैं। अक्सर लोग उन्हीं से यात्रा करते हैं क्योंकि जो रास्ता है बहुत ही दुर्गम है और खड़ी चढ़ाई है। जो लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत जो चलते रहते हैं, ये स्थानीय निवासी होते हैं, वो ही उस पर चढ़ाई चढ़ सकते हैं। तो वहां पर जो है अब घोड़े की व्यवस्था की जाती है। जब इनके परिवार वालों को पता चलता है कि यहाँ बहुत ही कठिन चढ़ाई है, तो उसमें से 5 लोगों का शरीर या जमीर उनका जवाब दे जाता है और वो कहते हैं नहीं भैया, मेरे बस की बात नहीं है, हम घोड़े से भी गिर सकते हैं, मैं नहीं जा सकते। तो 9 लोगों में 4 लोग जो है तैयार हो जाते हैं, जिसमें ये शुभम द्विवेदी होता है और शुभम द्विवेदी के साथ उसकी पत्नी होती है और पत्नी के साथ उसका एक चचेरा भाई और चचेरी जो है भाई की पत्नी होती है। अब ये जो लोग तैयार हो जाते हैं, घोड़े पे बैठते हैं और घोड़े पे बैठने के बाद जहां ये पहलगांव घाटी शुरू होती है वहां से थोड़ी सी दूर पर 150 मीटर की दूरी पर जो है घोड़े को रोक दिया जाता है, जिससे वहां गंदगी वगैरह ना हो। एक स्टॉप है, वहां से घोड़े आगे जा नहीं सकते, वहां पर इनको उतार दिया जाता है और ये लोग उधर चले जाते हैं। चूंकि जो चढ़ाई का समय लगता है, 2-2-2.5 घंटे लग जाते हैं, इससे आदमी को जो है भूख प्यास भी लगाती है। तो ये 4 लोग थे अलग अलग घोड़ों, 4 घोड़ों पे। तो जाने के बाद इन्हें भी भूख प्यास लगाई थी, तो शुभम द्विवेदी और उनके जो चचेरा भाई है, उसकी पत्नी है, ये दोनों लोग जो है वहां पर एक जगह होती है पहलगांव में, एक जो होटल टाइप बना हुआ है, वहां पर वो पहुंच जाते हैं और मैगी का ऑर्डर कर देते हैं। मैगी का ऑर्डर होता है, ऑर्डर होने के बाद जो है बहरा होता है वो लाता है मैगी, और मैगी जैसे ही आती है तो शुभम द्विवेदी है वो उस मैगी को खाना शुरू कर देता है और वो खाना, वो मैगी को खाने लगता है। इसी बीच उसका जो पुलिस में वर्दी में 3-4 लोग ठहर रहे थे, उसी में से एक आदमी आता है और आदमी आने के बाद पूछता है क्या तुम मुसलमान हो? वो इग्नोर करता है। दोबारा वो फिर पूछता है, कहता कुछ आयातें मालूम होती हो, इस्लामिक आयातें सुनाइए, और वो फिर भी वो इग्नोर करता है। तीसरी बार वो उससे फिर पूछता है अगर आपको कुछ नहीं आता है तो प्लीज अपना नाम ही बता दीजिए। इस पर वो जल्ला जाता है, चिढ़ भी जाता है और कहता है हाँ मेरा नाम शुभम द्विवेदी है, बता क्या करोगे आप?
तो नाम सुन के जो है, जैसे ही उसने अपना नाम शिवम द्विवेदी मत बताया, गोलियों की बौछार होती है और उसका जो है भेजा उड़ा दिया जाता है। चूंकि पास ही वो खड़ा होता है तो गोली जो उसके सीने पे लगती है, पीठ में लगती है और भेजा में लगती है। 3 गोलियां उसको मार दी जाती हैं। साथ में जो लोग और उसका जो भाई है वो भी भागते हैं दौड़ते, लेकिन गोलियों की तड़तड़ाहट में वो भी मारे जाते हैं। अब यहाँ पर ये इनकी हत्या हो जाती है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के एक जगह पड़ती है, उस पूना के रहने वाले भी 5 लोग जो है वहां पर भी मौजूद होते हैं। वो भी पहलगांव घूमने के लिए आए होते हैं। जब ये तड़तड़ाहट होती है, गोलियों की आवाज होती है, तो वो डर की वजह से या ये लड़ाई क्यों हो रही है इसलिए वो घबरा जाते हैं और ये 5 लोग जो है पास में बना हुआ जो एक टेंट होता है उसमें प्रवेश कर जाते हैं। ये जो पुलिस वाले वर्दीधारी बदमाश हैं यानी आतंकवादी हैं, वो सब देख रहे होते हैं और उसमें जो है एक 54 वर्षीय जो है शख्स होता है, वो भी उसके अंदर प्रवेश कर जाता है उन 5 लोगों में। अब 54 वर्षीय जो होता है उसका नाम होता है संतोष जगदाले। संतोष जगदाले को जो है वो पुलिस वाला पूछता है कि आपको कुछ याद है, तो वो नहीं समझ पाता। कुछ याद का मतलब वो नहीं जानता है। वो सोचता है कि पिछली वही कहानी याददाश्त की मुझे पूछ रहा है, तो वो कहता है मुझे क्या मतलब, मुझे क्या याद, क्या पूछ क्या रहे आप, कुछ याद है? तो वो कहता है कुछ नहीं, तो मुझे जो है कलमा ही पढ़ के सुना दीजिए, कुछ इस्लाम की आयातें ही सुना दीजिए। वो कहता है कि मुझे जो है आयातें और कलमा नहीं आता है। तो उसको भी जो है 3 गोलियां उसको मार दी जाती हैं। और जब गोलियों की आवाज वो सुन ही रहा था, वो टेंट में उनके रुके हुए परिवार के लोग थे, उसका छोटा भाई भी था, उसकी पत्नी थी और इस 54 वर्षीय संतोष जगदाले की भी पत्नी थी और एक बेटी थी। तो वो जब वो देखता है कि इनकी हत्या की जा रही है, इनकी गोली मारी जा रही है, तो उसका छोटा भाई स्तंभ जगदाले होता है, वो निकल के आता है और निकल के आने के बाद जो है अपने भाई के गले यानी जो लेटा हुआ है, गिरा हुआ है, वो खून की परवाह नहीं करता है और उसको छाती से चिपट जाता है और रोने लगता है। और जैसे ही वो ये कहता है कि भैया, तो वो सामने वाला वर्दीधारी बदमाश जो है आतंकवादी है, वो जान जाता है ये इसका रियल ब्रदर है, ये भी हिंदू है। आओ ताओ कुछ नहीं देखा जाता है और वो भी जो है इसी गोलियों का शिकार हो जाता है, उसको भी जो है गोली मार दी जाती है। अब इसी कड़ी में हरियाणा करनाल के रहने वाला एक जो है हरियाणा सेक्टर 7 का जो है रहने वाला अभिनव होता है, करनाल सेक्टर का रहने वाला विनय नरवाल होता है। वो भी अपनी पत्नी के साथ वहां आए हुए थे। विनय नरवाल सेना में लेफ्टिनेंट थे। इनकी शादी जो है मसूरी में हुई थी और इनकी पोस्टिंग जो है वो इनकी पोस्टिंग केरल में कोच्चि होती है, उस जगह पर इनकी पोस्टिंग थी। इनकी शादी 22 अप्रैल 2025 को जो है इनकी 22 अप्रैल 2025 को जो है इनकी शादी होती है। और ये जो है श्रीनगर में आते हैं। इनकी शादी 16 अप्रैल 2025 को होती है और ये 21 अप्रैल 2025 को श्रीनगर आते हैं और 22 अप्रैल 2025 को जो है ये पहलगांव आ जाते हैं। चूंकि ये यूरोप की यात्रा करना चाहते थे, वीजा भी अप्लाई कर दिया था, मगर वीजा में कुछ अड़चन आई, इसलिए जो है वो वहाँ यूरोप नहीं जा पाए। तो इन्होंने अपना मोबाइल खंगाला और जम्मू कश्मीर की वादियों के बारे में जाना और जब इन्हें पता चल गया कि हाँ, जम्मू कश्मीर में जो पहलगांव है जिसे हिंदुस्तान का मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है, तो उसी की स्विट्जरलैंड की वादियां उसे वहां लाने के लिए प्रेरित करती हैं और वो वहां पर आ जाते हैं। वहां पर आने के बाद जो है इसी
तड़तड़ाहट की गोलियों का जो है वो भी शिकार हो जाते हैं, उसको भी गोली मार दी जाती है। उनको भी यही पूछा जाता है कि तुम्हें कुछ आता है, आयातें आती हैं, कलमा आता है, लेकिन जब वो बता नहीं पाता है तो उसको गोली मार देते हैं। उसकी पत्नी भी जो है गिड़गिड़ाती है, पैरों पे पड़ती है और कहती है कि भैया मुझे भी गोली मार दो, अब मैं जी करके ही क्या करूंगी। तो वो भी आतंकवादी जो है वो उससे भी यही कहता है, नहीं हम तुम्हें और बच्चों को किसी को जो है नहीं मारेंगे, तुम लोगों को जो है जा करके तुम्हें ये बताना होगा वहां और मोदी को बता देना कि हमने तुम लोगों को मारा है। मोदी को जो करना पाए वो मोदी हमारा कर सकता है। तो यहाँ उसकी जो है हत्या हो जाती है, वो भी चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है। और जब उसे ये पता चल जाता है आतंकवादियों को कि ये लेफ्टिनेंट था, तो वो आपस में बात करते हैं और वो कहते हैं हम ढूंढ तो इसी को ही रहे होते हैं। इसी कड़ी में बिहार में एक जगह पड़ती है रोहतास, वहां के मूल निवासी जो बंगाल में काम करते हैं, बंगाल में यानी वो भी नौकरी करते हैं और वो आईबी इंस्पेक्टर होते हैं, वो भी इसी कड़ी में यहाँ अपने परिवार के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ वो भी आए हुए थे। और उनको भी यही चीज, यही कहानी इनके साथ भी दोहराई जाती है। और उनका नाम जो है मनीष रंजन होता है, उनकी पत्नी का नाम जो है हिमांशी होता है। तो उनके साथ भी यही घटना घटाई जाती है। इनकी जो पोस्टिंग है वो हैदराबाद होती है और मनीष रंजन ये मिश्रा होते हैं, इनके साथ भी यही घटना घटा दी जाती है। अब आगे की कड़ी में एक जो यहाँ पर जो घोड़ों का जो घुड़साल है, यानी कुछ लोग वहां पर बेसन घाटी में घोड़ों का व्यापार करते हैं। व्यापार का मतलब 10-15 घोड़े उनके पास होते हैं और उनको वो अकेला तो चला नहीं सकता 15 घोड़े, तो वो जो वहाँ के मजदूर होते हैं, जो मेहनतकश लोग होते हैं, वो ही घोड़ों से सौदाबाजी पर्यटकों से करते हैं, पर्यटकों से, और तय होने के बाद उससे घोड़ा किराए पे लेते हैं और घोड़ा वो ले जाते हैं। उसी कड़ी में जो है एक घोड़े वाला होता है, वो भी जो है अपना तय कर लेता है और उसका नाम सैयद आदिल हुसैन होता है। वो सैयद आदिल हुसैन किसी पर्यटक से अपनी सौदा तय कर लेता है, अपना किराया तय कर लेता है और मालिक से घोड़ा लेकर के जो है वो चलता है, पहाड़ों पर चला जाता है। और जब वहां पर जो स्टॉप पॉइंट है वहां पहुंच जाता है, रास्ते में कई तरह की बातें होती हैं, तो वो घुल मिल जाते हैं। और घुल मिल जाने के बाद वो ये कहता है पर्यटक से कि हम भी आपके साथ चलेंगे, हम आपका गाइड का काम करेंगे, हम आपको सारी जगह बताएंगे और पिकनिक पॉइंट भी बताएंगे, सेल्फी पॉइंट भी बताएंगे और हम आपके फोटो खींचते रहेंगे। बदले में तुम जो मुझे इनाम दे दो मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, हम किसी बात के लिए झगड़ा फसाद नहीं करेंगे। चूंकि ये लोग जो हैं वहाँ के स्थानीय वासी हम लोगों को यानी सैलानियों को वो एक मेहमान का दर्जा देते हैं, क्योंकि उन सोर्स ऑफ इनकम ये पर्यटक जगह है, हम ही लोग उसके भगवान हैं। तो वो भी भगवान मान करके जो उनकी सेवा भाव कर रहा है और अपनी बात को रख रहा है। वो दोस्तों सैयद हुसैन आदिल भी मुसलमान होते हुए इसकी चपेट में आ जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। जब ये खबर मरने वालों के घर पर टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये खबर पहुंचती है कि वहां पर आतंकवादी हमला हुआ है, लश्कर ए तैयबा का एक दल है TRF, उन्होंने जो है इसकी घटना की जिम्मेवारी ली है। इस घटना में 28 लोगों की मौत हो जाती है और लगभग 17 आदमी जो है जख्मी हो जाते हैं। जैसे ही ये घटना की खबर होती है, एक्शन मोड पर जो है वहां की पुलिस और सेना अलर्ट मोड में आ जाती है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, हिंदू मुस्लिम करना नहीं है, मगर जो आतंकवादी थे उन्होंने जो कहा
जो बताया, और जो लड़की शेष रह गए हैं, इनके बच्चे, बीवी और बच्चियों को, उनको मारा नहीं है। उन बच्चियों ने और उनकी पत्नियों ने ऑन कैमरा जो बात बताई, वो ही कहानी हमने आपको सुनाई। दोस्तों, ये कहानी आपको बता रहे हैं, किसी को बदनाम करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं जो है हर कहानी के बाद आपको बताता हूं कि कहानी सुनाने का मतलब बदनाम करना नहीं है, और आपको आगाह करते हैं। तो दोस्तों, मैं जम्मू कश्मीर वासियों से, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर बंद रख करके भारत का सहयोग जो किया है, उसके लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद। अब उन्हें पता चल गया, उनके निवासियों को, कि बगैर हम लोगों के आए, बगैर भारतीयों के आए, वहाँ जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर स्टेट है, वो भी भारत में ही है, मगर इधर नीचे के लोग जब तक नहीं जाएंगे, उनका दाना पानी नहीं चलेगा। ये बात जो उनके समझ में आ गई है। आतंकवाद किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आप कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।